सही लोग अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त रेहान हाजिर हूँ सामने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ और लेके आऊँ आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये टॉपिक है हाइपोवोलेमिया। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और हम अब पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड वॉल्यूम डिफिक्स यानी हाइपोवोलेमिया। स्टार्ट करते हैं। हम एक और दो चीज़ पढ़ेंगे, हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसका डायग्नोसिस वगैरह जो भी हम पूरा डिटेल में अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए कंडीशन व्हेन फ्लूइड लॉस एक्सीड्स इनटेक a fluid volume defect exists. A fluid volume defect is a physiological situation in which fluid are lost in an isotonic fashion. Dehydration is the loss of water alone resulting in hyposmolar state. Hypovolemia वह स्थिति जब द्रव्य की हानि अंतर्ग्रहण से अधिक हो जाती है। जितना ये वह कंडीशन है जितना हम पानी पी नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा हम इस बाहर निकाल रहे हैं। द्रव्य आयन की कमी कहलाती है। द्रव्य आयन की कमी एक शारीरिक स्थिति है जिसमें द्रव्य आइसोटोनिक तरीके से नष्ट होते हैं। द्रव्य और इलेक्ट्रोलाइट दोनों एक साथ नष्ट हो जाते हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ? द्रव्य और इलेक्ट्रोलाइट दोनों साथ में नष्ट हो जाते हैं। फ्लूइड भी और इलेक्ट्रोलाइट भी दोनों साथ में नष्ट हो रहे हैं। निर्जलीकरण केवल पानी की हानि है। डिहाइड्रेशन को खाली वाटर लॉस बोलते हैं और क्या है, आइसोटोनिक तरीके से नष्ट होते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट का भी और पानी का भी लॉस होना, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपर ऑस्मोलर अवस्था उत्पन्न होती है जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं। Hypovolemia may also occur when fluid from intravascular space move into the interstitial fluid space. Hypovolemia तब भी हो सकता है जब अंतःस्रावी स्थान से द्रव्य अंतरलीय द्रव स्थान में चला जाता है। क्या बोल रहा है? इंटरवेस्कुलर स्पेस यानी अपनी जो आईवी इंटरवेस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं उस स्पेस से मूव करके इंटरस्टिशियल स्पेस जो कि टिश्यू के बाहर का स्पेस, बॉडी स्पेस जिसे हम बोल सकते हैं, वहाँ पर चला जाता है। यानी वेसल से बाहर होकर के बॉडी में आ जाता है, तो उससे भी फ्लूइड का लॉस होता है क्योंकि फ्लूइड जो कि है एसेंशियल जगहों पर नहीं पहुंच पाता, जो कि वेसल्स द्वारा पहुंचता है वो नहीं पहुंच पाता। द प्रोसेस इज कॉल्ड थर्ड स्पेचिंग, जिसको हम थर्ड स्पेचिंग बोलते हैं। इट इज़ ए कंडीशन of decreased intravascular volume that may be caused by acute blood loss or dehydration. यह अंतःस्रावी आयतन में कमी की स्थिति है जो तीव्र या रक्त हानि या निर्जलीकरण के कारण हो सकती है। देखो, इसमें वॉल्यूम में कमी क्यों हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड कम हो जाएगा तो ब्लड की जो टोनिसिटी है वो बढ़ जाएगी जिससे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हाइपोवोलेमिया एक ऐसा शब्द हो सकता है जो रक्त के तरल क्षेत्र प्लाज्मा की संख्या में कमी को दर्शाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये जो हाइपोवोलेमिया है ये डिहाइड्रेशन से भी होता है, पानी की कमी से। ऑब्वियस सी बात है, पानी कम होगा तो ये सब चीज़ें होंगी। आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस इवोल्यूशन। अगर आप ऐसा पेशेंट देखते हैं डिहाइड्रेशन वाला या तो आप क्या करेंगे? यही मेन चीज़ है। द पेशेंट विद डिहाइड्रेशन यूजुअली हैज़ elevated blood urea nitrogen BUN level greater than 25 mg per dl and elevated हेमाटोक्रिट ग्रेटर देन 55%। क्या बोल रहा है? निर्जलीकरण से ग्रस्त रोगी में आमतौर पर रक्त यूरिया नाइट्रोजन BUN के ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का स्तर 25 mg पर dl से अधिक और हीमेटोक्रिट का स्तर, हीमोक्रिटिक एक सब्सटेंस है, इसका स्तर 55% से अधिक होता है जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। निर्जलीकरण या गुर्दे के परफ्यूजन और कार्य में कमी के कारण BUN बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा, द BUN कैन बी
elevated due to a dehydration or decreased renal perfusion and function. Hematocrit level is elevated because the red blood cells become suspended in decreased plasma volume. हेमाटोक्रिट का लेवल क्यों बढ़ता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में प्लाज्मा सस्पेंड और कम हो जाता है, जिससे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। अब क्या बोल रहा है, हेमाटोक्रिट का स्तर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि लाल रक्त कोशिका कम प्लाज्मा आयतन में निलंबित हो जाती हैं। मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व भी बढ़ जाता है 1.030 से अधिक, क्योंकि गुर्दे पानी को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन ऑल्सो इंक्रीज। यूरिन की जो ग्रेविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है ग्रेटर देन 1.030। ये जो भी है आप याद रखना, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। एज द किडनी अटेम्प्ट टू कंसर्व वाटर रिजल्टिंग इन मोर कंसंट्रेशन यूरिन। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट हम उसका कैसे करेंगे, ये आपने समझ लिया। 25 mg/dl से ग्रेटर होगा क्या, ब्लड, यूरिया और नाइट्रोजन। और एक और सब्सटेंस बताया था मैंने, हेमाटोक्रिट ग्रेटर देन 55% से ज़्यादा होगा तो। मेडिकल मैनेजमेंट, द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद हाइपोवोलेमिया शॉक ऑफ्टन बीइंग्स एट एन एक्सीडेंट सीन द प्री हॉस्पिटल केयर। यानी जब भी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है, हाइपोवोलेमिया शॉक के पीड़ित मरीजों का इलाज अक्सर दुर्घटना पर ही शुरू हो जाता है। यानी जब भी देखते हैं हम किसी का एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में उसका ब्लड लॉस भी होता है। ऑब्वियसली बात है, ब्लड लॉस होगा तो फ्लूइड का लॉस भी होगा। ब्लड लॉस ही फ्लूइड लॉस से एक तरह से आप मान सकते हो एक्सीडेंट की कंडीशन में। अस्पताल पूर्व देखभाल टीम को आगे की चोट को रोकने और मरीज के जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। आगे रक्त की हानि को रोकने के लिए बाहरी रक्तस्राव वाहिकाओं पर सीधा दबाव डाला जाना चाहिए। अस्पताल में उपचार रक्त और द्रव्य की मात्रा को पुनः भरने पर केंद्रित होता है। उपचार में रक्त की हानि के कारण का पता लगाना और हाइपोवोलेमिया शॉक की पूर्णवर्ती को रोकने के लिए रक्तस्राव को नियंत्रित करना शामिल हो सकता है। पूरा समझते हैं हम। द प्री हॉस्पिटल केयर टर्म शुड वर्क टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी, ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल आर रैपिडली एंड पॉसिबल डायरेक्ट प्रेशर शुड बी अप्लाइड टू एक्सटर्नल ब्लीडिंग। जब भी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है तो हमें उसे प्री हॉस्पिटल केयर देनी है। हमें उसे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाना है। और उससे पहले हमें उसकी जहाँ भी उसको ब्लड रप्चर हुआ है, जो भी जहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है, वहाँ पे हमें प्रेशर बना के रखना है ताकि और ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो। वहाँ पे जल्दी से प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाए और जल्दी से वहाँ पे ब्लड रिलीज होना बंद हो जाए। द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिप्लेसिंग ब्लड एंड फ्लूइड वॉल्यूम। ट्रीटमेंट में इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज द ब्लड लॉस। जल्दी से जल्दी उसका जो भी ब्लड का लॉस हुआ है उसे रिप्लेस किया जाए, उसे बदला जाए और उसमें जो भी है ब्लड या इलेक्ट्रोलाइट उसे प्रोवाइड कराया जाए और पता लगाया जाए कि ब्लड का लॉस कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है। कंट्रोल और ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ हाइपोथैलेमस शॉक। पूरा समझ चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। The goal of medical treatment are to replace fluid or resolve the cause of dehydration. चिकित्सा उपचार का लक्ष्य तरल पदार्थों की पूर्ति करना और निर्जलीकरण के कारण का समाधान करना है। मध्यम या गंभीर निर्जलीकरण वाले रोगी में अंतःशिरा चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। In a patient with a moderate or severe dehydration, IV therapy is used isotonic fluid. Isotonic fluid क्या होता है? रिंगर लैक्टेट RL जो बोतल आती है 500 ml की और 0.9% सोडियम क्लोराइड की एक आती है NS आर एडमिनिस्टर 100 to 200 ml फॉर नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन ओवर 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर आपको 100 से 200 ml आपको नॉर्मल सेलाइन चढ़ाना है, उसको 15 मिनट के अंदर। द गोल इज टू प्रोवाइड फ्लूइड रैपिडली टू attain adequate tissue perfusion without compromission the cardiovascular system। ठीक है। इसका उद्देश्य हृदय प्रणाली के नुकसान पहुंचाए बिना पर्याप्त ऊतक परिसंचरण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तेजी से तरल पदार्थ प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट हम उसका कैसे करेंगे, नर्सेज कैसे संभालेंगे। असेस द पेशेंट फॉर
साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, उसको पानी की कमी के साइन क्या क्या दिख रहे हैं। द ऑल द क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स में नोट बी प्रेजेंट, हो सकता है कि कभी पारंपरिक संकेत और लक्षण मौजूद ना हो। टू असेस फॉर एफपीडी द नर्स मॉनिटर एंड मोस्टल फ्लूइड इंटेक एंड आउटपुट लिस्ट एवरी 8 hours एंड समटाइम्स होरली। नर्स को उसका हर 8 घंटे में कितना पानी वो पी रहा है और कितना वो यूरिन पास आउट कर रहा है वो सब नोट करना है, और कभी कभी हर 1 घंटे में भी करना पड़ता है, कभी कभी 8 घंटे में भी करना पड़ता है। ठीक है, पदार्थ के सेवन और उत्पादन की निगरानी और माप करनी है। वेट डेली एंड मॉनिटर ट्रेंड। वेट इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड लॉस गेन। उसका वेट भी हमें डेली देखना है। ए लॉस ऑफ 1 to 2 pound और मोर पर डे। अगर एक या 2 से ज़्यादा पाउंड पर डे सजेस्ट वाटर लॉस रेदर देन फैट लॉस। प्रतिदिन 1 से 2 पाउंड का उससे अधिक का नुकसान वसा हानि के बजाय पानी की कमी का संकेत देता है। 1 to 2 पाउंड और मोर पर डे, अगर एक से ज़्यादा पाउंड एक दिन में अगर वेट लॉस हो रहा है तो वो फैट लॉस की वजह से नहीं हो रहा है, वो डिहाइड्रेशन पानी की कमी से हो रहा है। असेस द पेशेंट फॉर स्किन एंड टंग टर्जर एंड असेस द स्किन ओवर द फोरहेड और स्टर्नम। त्वचा और जीभ के टर्गर के लिए रोगी का आकलन करें और माथे या उरोस्थि पर त्वचा का आकलन करें। द स्किन ओवर their area usually retain elasticity and therefore a more reliable indicator the skin turgor. The degree of oral mucous membrane moisture is also assessed. A dry mouth by indicator either FPD और mouth breathing। इन क्षेत्रों पर त्वचा आमतौर पर लोच बनाए रखती है और इसलिए यह त्वचा टर्गर का अधिक विश्वसनीय संकेतक है। मौखिक श्लेष्म झिल्ली की नमी की मात्रा का भी आकलन किया जाता है। डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में आप देखेंगे कि उनकी जो स्किन है जो कि लचीली हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। मूत्र की सांद्रता की निगरानी मूत्र के विशिष्ट गुरुत्व को मापकर की जाती है। क्या बोल रहा है ये? A decrease in body temperature after an occupied fluid volume defects। आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। अभी तक हमने क्या देखा? हाइपोवोलेमिया यानी फ्लूइड डिफेक्ट्स, जिसमें हमने डायग्नोसिस देखा, जिसमें हमने BUN का एक टेस्ट कराया जिससे हमें पता लगता है कि डिहाइड्रेशन है या नहीं। उसका लेवल भी मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया क्या होता है ये देखते हैं। Hypervolemia or fluid overload or overhydration in the medication condition where there is too much fluid in the body। हाइपरवोलेमिया या द्रव्य अधिभार या अति जल योजन एक चिकित्सकीय स्थिति है जिसमें शरीर में बहुत अधिक तरल पदार्थ जमा हो जाता है। आप समझ चुके हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्लूइड ओवरलोड रिजल्ट फ्रॉम टू मच फ्लूइड इन द ब्लड स्ट्रीम इंटरवेस्कुलर स्पेस और फ्रॉम डायल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड रेड ब्लड सेल्स। द्रव्य अधिभार से संबंधित अधिकांश समस्याएं अत्यधिक तरल पदार्थ के कारण होती हैं। रक्त प्रवाह में बहुत अधिक तरल पदार्थ या इलेक्ट्रोलाइट और लाल रक्त कोशिका में कमजोर पड़ने से। एक्सेस आप समझ सकें बॉडी फ्लूइड एक्सेस यानी अपनी बॉडी के अंदर दोनों कंपार्टमेंट में फ्लूइड ज़्यादा हो चुका है। मैंने आपको दोनों चीज़ बताई थी। फ्लूइड कम होना भी दिक्कत देता है, फ्लूइड ज़्यादा होना भी दिक्कत देता है। ये फ्लूइड जो है बैलेंस होना चाहिए जिससे हमारे बॉडी का हीमोस्टेसिस भी मेंटेन होता है और एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन होता है। एसिड बेस बैलेंस और हीमोस्टेसिस क्या होता है वो मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस इवोल्यूशन, इसमें क्या होता है जब हमारी बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है दोनों कंपार्टमेंट में तो इसका डायग्नोसिस हम समझते हैं। द डायग्नोसिस कैन बी मेड थ्रू ए वेराइटी ऑफ मीन्स सच एज द मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड टेस्ट। हम इसका डायग्नोस करने के लिए कुछ मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं और कुछ मेडिकल टेस्ट करते हैं। एग्जाम्स इंक्लूडिंग क्या क्या करते हैं? हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, एल्बुमिन, ब्लड केमिस्ट्री, कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG जिसे हम बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, लिवर एंजाइम्स एंड यूरिनालाइसिस।
आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट एक्सपीरियंस फ्लूइड ओवरलोड, द BUN हेमेटोक्रिट लेवल टेंड टू डिक्रीज फ्रॉम हेमोडाइल्यूशन। क्या कहना चाह रहा है? द्रव्य अधिभार का अनुभव करने वाले रोगी में हीमोडाइल्यूशन से BUN हेमोक्रीन के स्तर में कमी आने की संभावना होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने उधर बताया था जहाँ पे BUN लेवल पानी बॉडी में कम होने की वजह से BUN बढ़ रहा था, वहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे BUN जो है वो कम होगा और हेमेटोक्रिट भी कम होगा। ठोस पदार्थों की तुलना में रक्त में प्लाज्मा की मात्रा अनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। सीरम ऑस्मोलैरिटी और सोडियम का स्तर कम हो जाता है। ड्यू टू एक्सेसिव रिटेशनल ऑफ वाटर, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन ऑल्सो diminishes as the urinary output increase. चेस्ट एक्सरे में रिवील पल्मोनरी कंजक्शंस। अत्यधिक जल प्रतिधारण के कारण मूत्र उत्पादन बढ़ने के साथ मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व भी कम हो जाता है। छाती से एक्सरे से फुसफुसी जमाव का पता चल सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट इसका कैसे करें? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिया में डिपेंड अपॉन द अंडरलाइनिंग कॉज विच में ऑल्सो नीड टू ट्रीटेड। सम पॉसिबल ट्रीटमेंट आर डाइट थेरेपी, सोडियम रिस्ट्रिक्शंस, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस एंड टेकिंग डायरेटिक्स। हाइपोथैलेमस में हम हाइपोथैलेमस का उपचार अंतर्निहित कारण पर निर्भर हो सकता है, जिसका उपचार की आवश्यकता हो सकता है। कुछ संभावित उपचारों का आहार चिकित्सा, सोडियम प्रतिबंध, तरल पदार्थ प्रतिबंध और मूत्र लेना चाहिए। मूत्रवर्धक। ड्यूरेटिक क्या है? ड्यूरेटिक एक सब्सटेंस है जो कि हमें एक्सटर्नल से लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ड्यूरेटिक के बारे में। Diuretic are frequently administered to rapidly rid the body excess water. A diuretic is a drug that increase elimination by the kidney or remove excess fluid from the body. शरीर के अतिरिक्त पानी को तेजी से बाहर निकालने के लिए अक्सर मूत्रवर्धक यानी ड्यूरेटिक दवाएं दी जाती हैं। ड्यूरेटिक क्या एक ड्रग है? मूत्रवर्धक एक ऐसी दवा है जो गुर्दों को द्वारा उत्सर्जन को बढ़ाती है, यानी जो कि एक्सेस वाटर जल्दी से पानी निकालने की कोशिश यानी जल्दी से पानी निकालती है। ये शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालती है और आमतौर पर पसंद की जाने वाली दवा फ्यूरोसोमाइड लेसिक्स। फ्यूरोसोमाइड इज ए लूप डायuretic that causes the kidney to excrete sodium and water. Thiazide diuretic, हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइक्लोरमेथाइजाइड एंड कुछ और दवाई हैं। ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटेड टू ब्लॉक सोडियम रीअब्जॉर्प्शन in the distal tubule and additional to the diuretic. Some commonly used in medication include vasodilation drug which cause blood vessels to expand, therapy increase blood flow, and inotropic drug which stimulate the heart expel more blood of each. आपने अलग अलग टाइप की दवाएं इसमें दी जाती है, जैसा वेजोडाइलेटर ड्रग जो कि कोज ब्लड वेसल्स टू एक्सटेंड। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आपने पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।